मुझे आज अनुरोध हुआ पे बात करूं जिसपे पूरे देश के किसान संगठन आंदोलित हैं, बहुत उद्वेलित हैं, एजिटेटेड हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये जो 3 ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके आई है, इसके बारे में पिछले 2 सप्ताह से पूरे देश में एजिटेशंस चल रहे हैं। जो किसान मांग रहा था वो नहीं, जो किसान को चाहिए था वो नहीं, जो कोई किसान संगठन नहीं मांग रहा था वो कानून दिए गए। जिनका लॉकडाउन से, महामारी से, संकट से कोई संबंध नहीं है, वो दिए गए। ऐसे समय जबकि संसद काम नहीं कर रही है, उस समय लाए गए। अंधेरे के समय, पीछे के बैकडोर, चोर दरवाजे से लाए गए कानून। ऐसा क्यों हुआ? आप ही सोचिए। अगर सरकार को किसान के फायदे के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा करनी थी, तो अंधेरे के समय पिछले दरवाजे से करने की क्या जरूरत थी? कुछ छुपाने को क्या था? अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या था। 3 कानून है। पहला कानून है, और सब कानूनों के बड़े लंबे लंबे नाम है, पर बताइए इसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा। ये सरकार के दिए हुए नाम है भाई, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला कानून, इसका नाम छोटा है क्योंकि ये पुराने कानून का अमेंडमेंट है। इसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये पहला कानून है। 5 जून 2020 को तीनों को एक साथ लाया गया है। दूसरा कानून है, इसका लंबा सा नाम है, मुझे याद भी नहीं रहता, द फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये सब अमेरिका का ट्रेडिशन है। अमेरिका में क्या करते हैं, हर जो कानून होता है उसका नाम बड़ा सुंदर रखा जाता है, और मुझे कई बार लगता है जितनी नीयत खराब है, नाम उतना ही सुंदर होता है। कितना सुंदर नाम है, फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। पूरा नाम पढ़ते पढ़ते ही आपके दिल में गुदगुदी होती है, भाई बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तीसरा और भी सुंदर नाम है, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये 3 एक्ट हैं, 3 ऑर्डिनेंस हैं जो सरकार एक साथ लेके आई है। एक ही दिन 5 जून 2020 को एक साथ एक झटके में सरकार ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आई। इसे मैं मोटे तौर पे कानून बोल रहा हूं, लेकिन टेक्निकली ये भी एक कानून है नहीं, ये अध्यादेश है। जिसका मतलब है, कभी हमारे संविधान में प्रावधान था कि अगर कोई बहुत अर्जेंट चीज की जरूरत हो और उस समय संसद यदि अधिवेशन में ना हो, तो आप सरकार एक कानून बना सकती है, कानून को लागू कर सकती है। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का मीटिंग होगी, उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगी, तो फिर वो कानून अपने आप रद्द हो जाएगा। तो प्रोविजनल कानून माना जाता है, इसको ऑर्डिनेंस या अध्यादेश बोला जाता है। लेकिन ये लागू हो चुका है देश में, कानून जैसा ही है, तो इसलिए मैं मोटे तौर पे इसको कानून बोलूंगा। साधारण भाषा में कहें तो पहला कानून है देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु संशोधन, आवश्यक वस्तु कानून जो हुआ करता था, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कानून बना था 1955 में, उसको अमेंड किया गया है। दूसरा कानून है, उसमें जो एपीएमसी बनी थी, जो मंडी बनी थी हमारी एग्रीकल्चर मंडी, उन मंडियों में किसान की फसल बेचने की अनिवार्यता जो है, उन मंडियों की आवश्यकता और अनिवार्यता को खत्म करने का कानून है। तो उसको एपीएमसी अमेंडमेंट एक्ट आप कह सकते हैं एक तरह से। और तीसरा जो कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट खेती को शुरू करने, कॉन्ट्रैक्ट खेती की अनुमति देने का कानून है। बाकी नाम सिर्फ जुमले हैं, बड़े बड़े नाम हैं। मैं इनके और भी बेहतर नाम आपको सुझाऊंगा अभी एक एक करके। पहला कानून देखते हैं, ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये छोटा सा कानून है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि पहले कानून था सन 1955 में देश में कानून बना था जमाखोरी को रोकने के लिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए, जिसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। किस कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि भारत सरकार बता सकती है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको सरकार एसेंशियल कमोडिटी मानती है,
उसकी आप जमाखोरी नहीं कर सकते, उसको स्टॉक अनलिमिटेड तरीके से नहीं कर सकते। तो सरकार कह सकती है इतने से ज्यादा उसका स्टॉक रखना गैर कानूनी है, सरकार कह सकती है इतने से ज्यादा प्राइस उसका बढ़ाना गैर कानूनी है। ये कानून हुआ करता था 1955 से। 1960 के दशक में इसकी बहुत जरूरत हुई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ फूड का बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था। अब जो कानून आया है वो कानून कहता है कि अब हमारे देश को उस तरह की चीजों की आवश्यकता नहीं बची है। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहता है वो मुख्यतः इस चीज की अनुमति देता है कि अब इसको हटाया जा सकता है। मोटे तौर पे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की जो जो कुछ रिक्वायरमेंट हैं उन्हें एग्रीकल्चर कमोडिटीज से हटा दिया गया है। क्या कहता है ये एक्ट? अमेंडमेंट, पुराने एक्ट में अमेंडमेंट है, कोई नया एक्ट नहीं है। अमेंडमेंट क्या कहता है? पहला तो ये कहता है कि जो फूड आइटम्स हैं, अनाज, दाल, आलू, प्याज, तिलहन, तेल, इन सब के ऊपर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्थिति होगी तभी लगाया जाएगा। सामान्य स्थिति में ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरा, ये कहता है कि स्टॉक की जो लिमिट है, स्टॉक की लिमिट पहले जो हुआ करती थी वो अब तभी लगेगी जबकि दाम, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा का मतलब क्या है कि अगर वो सब्जी फल है तो उसमें 100% इंक्रीज यानी कि 2 गुना बढ़ जाए तो, और बाकी सब चीजों में अगर 50% यानी कि 1.5 गुना बढ़ जाए तो। और तीसरी बात ये कहता है कि इसी तरह से जो वैल्यू चेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, यानी कि सिर्फ पहला स्टॉकिस्ट नहीं, उसके आगे 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 जितने भी लोग कर रहे हैं उन सब के ऊपर भी ये स्टॉक की लिमिट लागू नहीं होगी। मोटे तौर पे क्या कह रहा है? स्टॉकिंग लिमिट्स खत्म की जा रही है। पहले जो था कि इससे अधिक आप स्टॉक करके नहीं रख सकते, जमाखोरी जिसको हम बोलते थे, वो खत्म की जा रही है। क्यों की जा रही है? सरकार का तर्क है इस कानून से ज्यादा यदि आप अर्थशास्त्रियों से पूछें, सरकार के पक्ष में जो दलील देने वाले अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि भाई इससे क्या था कि एग्रीकल्चर मार्केट डिस्टॉर्ट हो रही थी। एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर ये जरूरी है कि आप चाहें तो कोई व्यापारी किसी भी फसल को अच्छे तरीके से स्टॉक कर सके, स्टॉक कर सकेगा तभी आगे बेच सकेगा। अगर आप उस पे स्टॉकिंग पे बार बार लिमिट्स लगा देंगे तो कोई व्यापारी इसको फसल का बड़ा स्टॉक अपने पास रख नहीं पाएगा, और बड़ा स्टॉक नहीं रख पाएगा तो पूरी एग्रीकल्चर मार्केट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगी। वो कहते हैं आप ये लिमिट बाकी सब चीजों पे नहीं लगाते तो आप एग्रीकल्चर पे क्यों लगाते? ऐसा उनका तर्क है। और इनमें से कई विद्वान तो कहते हैं कि ये होने से, खत्म होने से किसान को फायदा हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी अब किसान की फसल, मान लीजिए बम्पर क्रॉप हुई है, तो बम्पर क्रॉप में पहले क्या होता था कि बम्पर क्रॉप होते ही उसके प्राइसेस गिर जाते हैं, क्योंकि व्यापारी एक हद से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था। स्टॉक नहीं कर सकता था तो इसलिए वो किसान को पैसा नहीं दे सकता था। अब बम्पर क्रॉप होने के बाद भी वो स्टॉक कर सकेगा, किसान को पैसा दे सकेगा और किसान को बेहतर दाम मिलेगा। ये इसके पीछे का तर्क दिया जाता है सरकार के पक्षधरों के द्वारा। वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में 2-3 चीज है। देखिए, पहली बात ये कि आज की तारीख में भी किसान पर कोई ऐसी लिमिट थी नहीं कि वो अपनी फसल कितनी स्टॉक कर सके। दूसरा, सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का, जिसको आज सरकार कह रही है कि भाई इस पे इतनी बड़ी किसान बंदिशों, चेन में बांधा हुआ था, जिसको हमने मुक्त कर दिया है, ये बहुत बुरी चीज थी। इस एक्ट का इस्तेमाल किसने किया? पिछले महीने तक, अप्रैल 2020 तक मोदी सरकार इस एक्ट का इस्तेमाल करती रही है। तो ये कहना कि पहले सरकारें करती थी, ये सरकार इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, ये जो एक्ट है, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, इसके तहत जो नियम बने हैं, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये एक्ट लागू करते समय सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इसका कोई असर नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री ने कहा
कि अब किसान के इसके ऊपर किसान दुनिया में अपनी फसल कहीं भी बेच ले, इसके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपोर्ट की जो लिमिट्स हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं है, किसान को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। मगर इस बात बिंदु पे मैं बाद में आऊंगा। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसके बारे में दो बात मैं और जोड़ना चाह रहा था। पहला तो ये कि इसका नतीजा क्या होगा। एग्रीकल्चर कमोडिटीज के खरीद फरोख्त में तीन पार्टियां हैं। एक जो बेचने वाला किसान, दूसरा बीच में व्यापारी, तीसरा खरीदने वाला कंज्यूमर। पहले देखिए कंज्यूमर पे क्या असर होगा इसका। उपभोक्ता, उपभोक्ता गरीब व्यक्ति हो सकता है, मजदूर हो सकता है, या उपभोक्ता खुद किसान हो सकता है। ये याद रखिए, किसान भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदता है। किसान एक या दो फसल बेचता है, लेकिन बहुत कुछ चीजें किसान स्वयं खरीदता है। और जो छोटा किसान है वो तो बहुत ज्यादा चीजें खरीदता है। उस पर क्या असर होगा? असर सीधा सीधा ये होगा कि अब व्यापारी फसलों की जमाखोरी कर सकेंगे, और जमाखोरी के साथ साथ जो उसके प्राइसेस को डिटरमिन करना और उसको जो काला बाजारी कहते हैं, यानी कि किसी विशेष अवस्था में चीजों के दाम बढ़ा देना। जैसे 2 साल पहले हमने देखा था, दाल दाल का दाम एकदम बढ़ गया, किसान को कुछ नहीं मिला उससे, लेकिन दाल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब किसान को उस तरह की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग से उस स्टॉकिस्ट को रोकने का कोई तरीका सरकार के पास नहीं। पहली बात। तो ये तो कंज्यूमर की दृष्टि से। कंज्यूमर पे क्या असर पड़ेगा? कंज्यूमर पे एक ही असर पड़ेगा कि अब कुछ चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और सरकार के पास जो एक औजार था इसको रोकने का, वो औजार कम हो गया है। जहां तक किसान की बात है, उसमें सरकार अभी भी औजार लगा सकती है। किसान पे क्या असर पड़ेगा? किसान पे असर ये पड़ेगा कि सरकार ये कहेगी, किसान पे इसका असर ये होगा कि जो स्टॉकिस्ट है, ये जो कानून बना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये मुख्यतः स्टॉकिस्ट के लिए बन रहा है। तो स्टॉकिस्ट अपना आराम से स्टॉक कर सकेगा। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर वो ज्यादा स्टॉक करेगा तो किसान को बेहतर दाम देगा। पर आप ही सोचिए, सामान्य बुद्धि ये बताती है कि नहीं, ऐसा क्यों होगा। वो आराम से बड़ा स्टॉक करेगा, और बड़ा स्टॉक करने के बाद किसान को जो सामान्य खेल हुआ जाता है, जब किसान फसल बेचने के लिए आता है तब बाजार में दाम को गिरा दिया जाता है, और जब किसान की फसल पूरी खाली हो जाती है, किसान के घर में फसल नहीं बचती, तब दाम बढ़ा दिया जाता है। ये खेल बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, साधारण लोकल स्टॉकिस्ट ये खेल नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो पूरे मार्केट के साथ खेलते हैं। इस प्रावधान से जो फर्क पड़ेगा वो ये कि स्टॉकिस्ट को बाजार से खेलने की जो परमिशन है, खेलने की जो संभावना है, वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो जो खेल खेलेंगे उसके ऊपर नियंत्रण कम हो जाएगा। अब आप पूछेंगे इसके बदले में होना क्या चाहिए था? अगर सरकार के मन में किसान का हित होता तो सरकार क्या करती? किसान को खुद अपनी फसल स्टॉक करने के लिए, किसान को अपनी फसल ताकि जबरदस्ती बेचनी ना पड़े, जब फसल का दाम बहुत कम है उस समय सरकार को बेचनी, किसान को बेचनी ना पड़े, उसके लिए किसान को कोल्ड स्टोरेज की, किसान को वेयर हाउसिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना, इसकी जरूरत है। किसान खुद तय कर लेगा कि उसके बाद कब बेचना है, कौन सा ठीक टाइम है, अब बेचना है, बाद में बेचना है, 6 महीना रोकना है। ये सब फैसला तो किसान कर सकता है ना। सरकार की हर नीति बार बार कहती है किसान अपनी फसल बेचने पर मजबूर होता है गलत समय पे, उसको कोल्ड स्टोरेज दीजिए, उसको वेयर हाउसिंग की, गोदाम की सुविधा दीजिए, और उसको कुछ कर्ज दीजिए ताकि किसान पैसे की मजबूरी में तत्काल ना बेचे। वो फसल के आधार पे दिखा के मेरे पास इतनी फसल है, उसके आधार पे अगर आराम से कुछ भी कर्ज ले सकता है, घर में छोटा मोटा काम है, कोई शादी है, बच्चे को देना है, अगर वो काम निपटा लेता है तो फिर वो अपनी फसल सस्ते में क्यों बेचेगा, वो अपने हिसाब से बेचेगा। इसमें सरकार को काम करने की जरूरत थी। इसके लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत थी। वो करने की बजाय
सरकार ने मामला स्टॉकिस्ट के हाथ में दे दिया है कि अब स्टॉकिस्ट थे, तुम्हारे पे भैया लिमिट हटा दिया, तुम जो चाहे कर लो, अब हमारे पास मत आना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समस्या का जहां समाधान करना चाहिए था, उसकी बजाय दूसरे एंड पर उसका समाधान कर दिया। इससे कंज्यूमर को तो नुकसान होगा ही होगा, किसान को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बीच में है बिचौलिया, उसकी ताकत बढ़ जाती है। और कुल मिला के ये जो तीनों कानून है, ये बिचौलिए के कानून है, इनका किसान के लाभ से कोई संबंध नहीं। पहला कानून। दूसरा कानून जो है, तो पहले कानून को मैं कहता हूं, पहले कानून के लिए मैं कहता हूं, इसको आप एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट मत कह दीजिए, इसको जमाखोरी खोलो कानून कहिए, जमाखोरी ओके अधिनियम कह दीजिए, वो इसका कानून बनाम रख देते तो बेहतर होता। दूसरा कानून जो है, एपीएमसी वाला कानून, ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि किसान को अपनी फसल कहां बेचें, उसके लिए विकल्प मिलना चाहिए। कि अभी किसान अपनी फसल एपीएमसी में बेचता है, लेकिन एपीएमसी में गड़बड़ है, एपीएमसी के अंदर ठगी होती है, एपीएमसी में बेईमानी होती है, एपीएमसी में राजनेताओं का कंट्रोल हो जाता है, एपीएमसी किसानों से ज्यादा शुल्क वसूल करती है। इसलिए किसानों के पास एपीएमसी के अलावा भी एक विकल्प होना चाहिए। और ये कानून मुख्यतः कहता है, ये ऑर्डिनेंस जो कह रहा है, वो कहता है नंबर 1 कि किसान अपनी फसल मार्केट यार्ड, यानी कि जो एपीएमसी का जो स्थान होता है, मंडी जो होती है, मंडी के बाहर या मंडी के द्वारा जो भी कोई स्थान नियमित किया गया है, उसके बाहर भी अपना सामान बेच सकता है। और कहां कहां बेच सकता है? फार्म गेट पे, यानी कि अपने अपने खेत में बेच सकता है, फैक्ट्री में बेच सकता है, गोदाम में बेच सकता है, कोल्ड स्टोर में बेच सकता है। मोटे तौर पे मंडी के बाहर जहां मर्जी किसान जिसको भी बेचना चाहे अपनी फसल बेच सकता है। दूसरी बात, ये कानून कहता है कि जो खरीदने वाला है, जो ट्रेड कर रहा है, वो कौन हो सकता है? वो या तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, या किसानों की सहकारिता हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड हो। यानी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी खरीद सकता है। तीसरा, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए छूट दी जा सकती है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कौन कर सकता है? कोई कंपनी कर सकती है, कोई एफपीओ कर सकता है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कर सकती है। और उसके बाद ये कानून कहता है कि किसानों को जो पेमेंट है, पेमेंट तत्काल मिलना चाहिए, 3 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और इस तरह की जो खरीद फरोख्त होगी, मंडी के बाहर जो खरीद फरोख्त होगी, उसमें किसी किस्म का टैक्स सरकार नहीं लगा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट किसी किस्म की मार्केट फीस, लेवी, शुल्क कोई नहीं लगा सकती। मतलब क्या है? मतलब मोटे तौर पे ये है कि ये एपीएमसी को बाईपास करने का कानून है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल कहता हूं, इसको आप एपीएमसी तोड़ो कानून कह दीजिए, तोड़ो मत कहिए, भाषा से ज्यादा कड़ी है, एपीएमसी बाईपास कानून कह दीजिए। और इस कानून के पक्ष में बोलने वाले भी सब कह रहे हैं कि हाँ, ये कानून का उद्देश्य यही था कि एपीएमसी को हम बाईपास करें। क्यों? कहते हैं साहब, एपीएमसी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बड़ी बेईमानी होती थी, दिक्कत थी, तो इसलिए हमने सोचा कि अब इस झंझट को खत्म करो। एपीएमसी को खत्म नहीं करती है टेक्निकली, इस कानून में कुछ भी नहीं लिखा जो कहता है एपीएमसी आगे से नहीं रहेगी, लेकिन ये बाईपास जब बन जाएगा। अब देखिए बाईपास में शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर आप बाईपास वाली रोड लेंगे तो इस पे कोई टोल नाका नहीं हो सकता, यानी कि इस पे सरकार किसी किस्म का, कोई राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती, शुल्क नहीं लगा सकती। अब आप बताइए, आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो कि बाजार से जाता है, ट्रैफिक भी है, वहां पे कुछ आपको शुल्क भी देना पड़ेगा। दूसरा बाईपास है, जहां ना आप ट्रैफिक मिलेगा, ना आपको टोल नाका मिलेगा। तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे? दूसरे रास्ते से जाएंगे।
कोई कहेगा भाई इसमें क्या हरज हुआ, अच्छा ही हो गया ना, बाईपास बनने से तो फायदा होता है। आमतौर पे गांव में, शहर में हम सब कहते हैं बाईपास बनने से ट्रैफिक कम हो गया, सब बड़ी अच्छी बात हो गई। लेकिन वास्तव में क्या होगा? वास्तव में इसका असर ये होगा, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि एक कानून की इबारत और कानून का असर दो अलग चीजें हैं। पढ़ने में लगता है लीजिए बहुत अच्छी बात है, किसान को एक विकल्प दे दिया गया, मंडी टूटी नहीं है, किसान कुछ और भी कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? अब याद रखिए, नंबर एक, याद रखिए कि किसान को अपनी फसल बेचने पर पहले भी पाबंदी नहीं थी। कुछ विशेष फसलों में रहती है, जैसे गन्ने की ईख की फसल के अंदर रहती है। सामान्यतः किसान पे पाबंदी पहले भी नहीं थी कि वो अपनी फसल कहां बेच सकता था। एपीएमसी के नियम थे। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि कुछ बड़ी कंपनियां, हो सकता है अडानी की कंपनी आए, हो सकता है अंबानी की कंपनी आए, कुछ और कंपनियां जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वो पहले से इंटरेस्ट ले रही हैं, वो क्या करेंगी? किसी एक प्रोड्यूस के लिए, हो सकता है कोई कंपनी हो जिसको सिर्फ मक्का में इंटरेस्ट हो, कोई कंपनी है जिसको सिर्फ सोयाबीन में इंटरेस्ट होगा, तो वो कंपनी अपनी सोयाबीन के लिए बाहर एक मंडी खड़ी कर देगी। पहले साल किसान गया, उसको लगा कि अंदर मंडी में जो दाम मिल रहा है उससे तो 50 रुपया बेहतर मेरे को बाहर मिल रहा है, वो बाहर बेच के आएगा। 1 साल होगा, 2 साल होगा, तीसरे साल तक क्या होगा? एपीएमसी टूट जाएगी, एपीएमसी ध्वस्त हो जाएगी। और जब ध्वस्त हो जाएगी, उसके बाद जो बाहर जो कर रहा था सोयाबीन के लिए, जिसने अपनी मार्केट अलग से क्रिएट की थी, एक अलग से बाजार बनाया था, फिर वो किसान को 50 रुपए ज्यादा देने के बजाय 50 रुपया कम देगा, फिर 100 रुपया कम देगा। ये मेरे मन के शंकाएं नहीं है। देश में कई राज्य हैं जहां एपीएमसी समाप्त हुई है, वहां जाके पूछिए कि किसान को फायदा हुआ कि नुकसान। बिहार का आप उदाहरण लीजिए, सन 2006 में बिहार में ये एपीएमसी खत्म कर दिए गए, यानी कि जो अनाज मंडी है, जिस अनाज मंडी में खरीदा जाता है, वो अनाज मंडी बंद कर दी गई बिहार के अंदर, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे पैक्स करके एक चीज है वो बिहार के अंदर शुरू की। आपके साथी होंगे, सहयोगी होंगे, आप फोन करके पता कर लीजिए। धान की फसल, वो धान जो कि साधारण धान की बात कर रहा हूं जो न्यूनतम वाला होता है, जो बाकी देश में 1600 रुपए में बिकता है, 1700 रुपए में बिकता है, वही धान बिहार में 900 रुपया और 1000 रुपए में बिकता है आज भी। मक्के की फसल, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपए है इस साल, वो मक्के की फसल बिहार में कितने रुपए में बिक रही है? 1050 रुपया, 1100, 950 रुपए में वो फसल बिहार में बिक रही है। क्यों? क्योंकि एपीएमसी नहीं है। एपीएमसी किसान के लिए छत है। यह है दूसरा कानून। तीसरा और अंतिम कानून ये है, अंतिम कानून है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। साधारण भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। ये ठेके की खेती वाला कानून है, ठेके की खेती को कानून लीगल बनाने वाला कानून है। अब ठेके की खेती तो इस देश में बहुत होती है, आप कहेंगे हमारे गांव में भी होती है, हर गांव में होती है। काफी लोग होते हैं जो कहते हैं भाई मैं अपनी जमीन पे खुद खेती नहीं कर सकता, तुम मेरी जगह पे खेती कर लो। कुछ इसलिए जिनके पास बहुत जमीन है वो खेती करना नहीं चाहते, कुछ इसलिए भी कि जिसके पास बहुत कम जमीन है और कहता है मैं इतनी छोटी जमीन पे क्या करूंगा, तुम इसमें जोड़ लो, तुम कर लो। ये बटाईदारी का एग्रीमेंट हो सकता है, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के पेमेंट का ठेका एनुअल पेमेंट हो जाता है, उसका तरह तरह का होता है। लेकिन इस अधिनियम का उससे कोई संबंध नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो वाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, ये कुछ दूसरा खेल है। क्या खेल है? ये मुझे पंजाब के किसान नेता लाखोवाल जी ने बताया। उन्होंने कहा कि वो उस जमाने वो अकाली दल के नजदीक माने जाते हैं, इसलिए एनडीए वाले शायद उनको काफी अपने नजदीक मानते हैं। उन्हें नीति आयोग की मीटिंग में बुलाया गया, 3-4 साल पहले की बात है, और उन्होंने कहा उस मीटिंग के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठे थे। उन्होंने कहा मैं बैठा वहां सुनता रहा। कंपनी वाले, सरकार कह रही थी कि आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। कंपनी वालों ने कहा देखिए हम इन्वेस्ट करेंगे,
एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेक्ट हमें दिखाई देता है, लेकिन कम से कम 5-10 हजार हेक्टेयर जमीन अगर हमें मिले एक साथ तब हम करेंगे, नहीं तो हम क्यों करें। पिछले कई साल से भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि हमें एग्रीकल्चर में पैसा दिखाई देता है, हम एग्रीकल्चर में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जमीन हम खरीद नहीं सकते, जमीन को लीज पे हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करें। ये एक्ट उन्हें इसका एक तरीका देने के लिए बनाया गया है। ये एक्ट कंपनियां देश में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर फार्मिंग कर सके, उसके लिए बनाया गया है। क्या कहता है ये एक्ट? कहता है कि आप कंपनी, ये अभी भी जमीन खरीदने के बारे में नहीं है, मेरे एक दो जगह बोलने से ये भूल में बात आ गई थी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये एक्ट ये कहता है कि कंपनी जमीन इसका इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन ना खरीद सकती है ना लीज पे ले सकती है, लेकिन कंपनी 1 से 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसान से कि आप से हम पहले से ठेका करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप अपने जमीन पर सरसों पे बोएंगे और कम से कम इस क्वालिटी की सरसों आप दीजिए, और हम आपको आज अभी से बताते हैं कि हम 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपकी इतनी सरसों खरीद लेंगे। ये सारा एग्रीमेंट फसल बोने से पहले होगा। या कंपनी कह सकती है कि हमें फसल के बीज चाहिए, हमें गेहूं का अच्छा बीज चाहिए, सीड चाहिए, आपसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम आपको इतने रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सीड लेंगे और आपको फला फला इनपुट हम देंगे। तो कंपनी कह सकती है कि आपकी जमीन हम आपको इतना रुपया देंगे उसके लिए, और उसमें करवाना, खेती करवाना हमारा काम, उसके अंदर फर्टिलाइजर डालना हमारा काम। या कंपनी कह सकती है कि ठीक है, ट्रैक्टर आप चलाइए, लेकिन सारे इनपुट हमारे होंगे और फसल हम इतने दाम के ऊपर लेंगे। क्या रेट होगा, कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में ये एक्ट कुछ नहीं कहता। ये कॉन्ट्रैक्ट दो करने वाली दो पार्टियों के बीच में है। अब कॉन्ट्रैक्ट का ये चक्कर है कि अगर दोनों पार्टियों की बराबर ताकत हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों की ताकत बराबर नहीं है तो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट समान कैसे हो सकता है। व्यावहारिक मतलब क्या होगा, कंपनियां आएंगी, कंपनी आपको कभी दिखाई नहीं देगी, उस कंपनी का छोटा सा दलाल आएगा। इस बार लॉकडाउन में भी यही हुआ। बहुत मजदूर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो किस कंपनी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को जानते थे। यहां भी यही होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को गांव में भेजेंगी। वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, किसान को कहेगा भाई देखो 5 एकड़ जमीन है, तुम्हें साल के आखिर में 1 लाख रुपया मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। किसान को लगेगा चलो झंझट से मुके, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, पहले भी मैं अपने ठेके पे दिया करता था, पहले भी मुझे 30,000 रुपया मिल रहा था, पर वो देने में कई बार गड़बड़ करता था, ये कंपनी कह रही है 1.5 लाख रुपया। किसान कहेगा ठीक है 1.5 लाख रुपया, और वो फिर एक कोई अंग्रेजी के 20 पेज के डॉक्यूमेंट पे किसान का अंगूठा लगवा लेगा, उसका सिग्नेचर करवा लेगा। किसान सोचेगा ठीक है मुझे 1.5 लाख मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर फसल में कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसे पता लगेगा कि क्लॉज के अंदर लिखा हुआ था कि अगर कोई ऊंच नीच हुई, बारिश कम हुई, ज्यादा हुई, तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, हमारी नहीं होगी। क्लॉज के अंदर ऐसी 50 चीजें लिखी होंगी, आपको सबको पता ही है। इंश्योरेंस में ऐसी चीजें लिखी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो आपको मुझे नहीं पता लगती। आजकल कंपनियां जो करवा लेती हैं, इंटरनेट पे जूम करने से पहले आपको कहा जाता है आई एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या क्या कंडीशन है, हम सब क्लिक कर देते हैं यस यस यस, वही किसान कर देगा। सामान्य सब कुछ रहा, बढ़िया रहा तो उसको मिल जाएगा, कुछ भी गड़बड़ हुई तो पलट के किसान के ऊपर। ये पहली बार नहीं है, किसानों के साथ हो चुका है, क्योंकि देश में कई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो चल रही है। और जैसे ही कोई समस्या होती है सब कुछ किसान के सर के ऊपर आ जाता है। और ऐसा होने पे क्या होगा, ये कहते हैं कॉन्सिलिएशन बोर्ड होगा, फिर उसमें एसडीएम होगा, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर के पास अपील जाएगी। जो साधारण किसान अपने हक के लिए
एसडीएम के दफ्तर जा नहीं सकता, उसको पूछ नहीं सकता, वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करवाने के लिए जाएगा एसडीएम के पास? कंपनी अपने वकील लेके खड़ी होगी, किसान वकील के पास जाने में डरता है, सोचता है कितनी फीस वकील को देनी पड़ेगी, वो कैसे लागू करवाएगा? ये सच्चाई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो तीनों एक्ट को मैं कहता हूं एक तरह से, पहले कॉन्ट्रैक्ट को जैसे मैंने कहा, पहले एक्ट के लिए मैंने नाम दिया, वो है जमाखोरी ओके अधिनियम, जमाखोरी ओके कानून। दूसरा है एपीएमसी बाईपास कानून। और तीसरा, अगर आप वैसे आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती कानून, या अगर जिस तरह से इसका असर हुआ है देश के कुछ इलाकों में और हो सकता है, ये किसान को बंधुआ बनाने का कानून बन सकता है। ये तीन कानून हैं जिसे एक साथ देश में लाया गया है। मैंने शुरुआत में ही कहा, देश के किसी किसान संगठन ने इसकी मांग नहीं की थी। देश के किसी किसान ने ये इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि मुझे ये चाहिए। ये एक्सपर्ट कमिटीज ने कहा था, किसानों ने नहीं। देश के तमाम किसान संगठनों ने पहले से, बहुत पहले से कहा था कि ऐसे कानून हमें नहीं चाहिए। यहां तक कि बीजेपी, आरएसएस का अपने संगठनों ने कहा था कि ये कानून किसान के हित के विरोध में है। अभी भी बीजेपी के किसान संगठनों का साहस नहीं हो पा रहा कि वो बाहर आके कह दें कि ये किसानों के हित में, हम इसका समर्थन करते हैं। टीवी वाले बीजेपी के किसान नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं, जिसके पास बड़ी कुर्सी नहीं है वो कहता है भाई मुझे छोड़ दो, इस पे मेरे मुंह से मत बुलवाओ ये चीज। ये कानून इस वक्त क्यों आए? ये एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। बहुत समय से इस देश की एग्रीकल्चर के बारे में ये एक समझ बनी है कि भारत की एग्रीकल्चर का अगर विकास करना है तो हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। समझ ये है कि वो इन्वेस्टमेंट सरकार तो कर नहीं सकती, सरकार के पास बड़े काम हैं, सरकार को शहरों में इन्वेस्ट करना है, सड़कें बनानी हैं, बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े फ्लाईओवर, ये सब कुछ सरकार को बनाना है। एग्रीकल्चर में भला सरकार कैसे इन्वेस्ट करेगी? एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट लोग। अब प्राइवेट लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर में? उन पे तो इतनी लिमिटेशन है बेचारों पे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करवा सकते, एपीएमसी का लफड़ा है। तो पिछले काफी समय से कंपनियां किसानों के बारे में सरकार को कह रही हैं कि हम एग्रीकल्चर तो हम आगे बढ़ा देंगे, बस ये किसान प्रॉब्लम है। और सरकार कह रही है हाँ कर तो दें, लेकिन क्या करें, अगर इसको कर देंगे तो किसान बड़ा विरोध करेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे में जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, आपदा में अवसर। ये महामारी वो अवसर मिला जब सरकार को लगा कि बस ये मौका है, इसमें चुपचाप से कर दो जो बहुत साल से करना था। और ये पहली चीज नहीं है। लेबर कानून जो कंपनियां सालों से करवाना चाहती थी, चुपचाप से यहां किए जा रहा है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को दूर करना, बहुत समय से इंडस्ट्री कह रही है कि सरदर्द है, इसको आप खत्म कीजिए ना। अब सरकार ड्राफ्ट लेके आई है, महामारी के समय चुपचाप से इसको निकाल दे। रडार, जब पूरे देश का ध्यान महामारी पे है तो दूसरी चीज चुपचाप से कर दो बीच में। इसी तरह से किसान के तीन कानून उस वक्त लाए गए हैं जब किसान आंदोलन, सड़क पे कुछ कर नहीं सकते, सरकार ने सोचा था कर नहीं सकते, जब सारे देश का ध्यान एक और महामारी की तरफ है, उस समय चुपचाप से अंधेरे में इन चीजों को ले आओ, ये कोशिश की जा रही है। और सरकार की, अगर आप सरकार की एक अच्छी नीयत से सोचें, सरकार के जो पक्षधर हैं, कई लोग जो लिख रहे हैं अखबारों के अंदर, हर कोई किसान विरोधी में नहीं मानता, विचार भी भिन्न हो सकते हैं। उनकी समझ है कि देश की, भारत की कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का यही तरीका है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया जाए। और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा तो भारत की खेती आगे बढ़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे, वो अपने कोल्ड स्टोर बनाएंगे, वो अपने गोदाम बनाएंगे, उससे बढ़ेगी और सब कुछ बढ़ेगा, तो अंततः किसान को भी फायदा होगा ही होगा। लेकिन इतिहास इसका गवाह है कि ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर होने से किसान को फायदा हो, इसकी कोई आशा, इसका कोई संभावना नहीं है।
संभावना ये है कि इससे हो सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, इससे हो सकता है एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कुछ जगह पे बढ़ जाए, लेकिन जो कुछ फायदा होगा वो अधिकांश फायदा मिडिलमैन के हाथ में जाएगा, कंपनियों के हाथ में जाएगा। और जब कंपनियों के हाथ में खेती जाएगी तो आज खेती में जितना कुछ रोजगार है वो भी कम होगा, किसानों का जो मुनाफा जो कुछ मिल सकता है वो कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज की व्यवस्था में ले दे के किसान के पास एक लीवर है, और वो लीवर है राजनीति। सब कुछ जब नहीं होता, एमएसपी जब नहीं मिलता, तो किसान जाके संसद और एमएलए के घर के सामने खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं मिल रहा एमएसपी, दिलवाओ। फिर भागना पड़ता है, कम से कम कुछ इलाकों में एमएलए एमपी मिनिस्टर्स को भागना पड़ता है, मंडी में खड़ा होना पड़ता है, हाँ भाई करवाएंगे। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, मिनिस्टर कहेगा जी मैं क्या कर सकता हूं, प्राइवेट मंडी है, आप जानो, सेलर जाने, मैं बीच में कहां आता हूं जी। जो एक कुंजी, एक लीवर जो इस वक्त किसान के हाथ में है, डेमोक्रेसी की वजह से, इलेक्शन की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, वो उसके हाथ से निकल जाएगा। बाजार होगा, किसान होगा, और इसके बीच में बचाने वाला कोई नहीं।